हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए नया टॉपिक लेके आए हैं क्लास 11th के लिए डायमेंशनल एनालिसिस। अगर हम किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की बच्चों बात करें तो चाहे वो नीट का है, जेईई मेन का है या एडवांस का है, आमतौर पर इन दो चैप्टर में से डेफिनेटली क्वेश्चन बनता ही बनता है। इंपॉर्टेंट चैप्टर भी हैं और इजी भी है। मैं ये कहूंगा दोनों ही बातें यहां पर अगर हम कहें तो सही रहेगा। तो साथ साथ में करेंगे हम और उम्मीद करते हैं कि आप इसको अच्छे से कर लेंगे। ज्यादा लंबा टाइम का लेक्चर नहीं है, वो मतलब टॉपिक नहीं है ये एरर एनालिसिस और डायमेंशनल एनालिसिस, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। साथ में प्रॉब्लम जरूर करें आप जब हम टॉपिक करेंगे इसके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। तो सबसे पहले बच्चे बात आती है डायमेंशनल एनालिसिस का है तो व्हाट इज डायमेंशन और व्हाट आर द डायमेंशंस, व्हाट डू यू मीन बाय डायमेंशन। देखिए, आपने याद होगा पिछले से पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि व्हाट आर द फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड व्हाट आर द डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज व्हिच आर इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर क्वांटिटी। ठीक है, और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी वो होती है जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की हेल्प से डिराइव की जाती है। उसके नाम से पता चल रहा है डिराइव। तो डायमेंशन का मतलब क्या है? जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को डिराइव करते हैं विद हेल्प ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटी, तो उस क्वांटिटी को डिराइव करते समय हमने किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी को कितनी बार यूज किया है वो हम उस फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर नंबर के रूप में लिख देंगे। वो टू टाइम्स अगर उसको यूज किया गया तो 2 लिख देंगे, 3 टाइम्स यूज किया गया तो 3 लिख देंगे। तो जो पावर उसकी आएगी, फंडामेंटल क्वांटिटी की जो पावर आएगी, उस पावर को बच्चों हम कहेंगे डायमेंशन। क्या कहेंगे उसको? डायमेंशन। तो डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं इसकी। डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज मस्ट बी रेज्ड टू रिप्रेजेंट द गिवन फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने जो फंडामेंटल क्वांटिटी यूज की है वो कितनी बार यूज की है, तो उसके पावर में जो पावर आप फंडामेंटल क्वांटिटी की लिखेंगे उस पावर को ही हम एक्चुअली में क्या बोलते हैं? डायमेंशन बोलते हैं। तो जब हम करेंगे स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आ जाएगा बच्चे मतलब है क्या इसका। तो आपको याद होगा लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इलेक्ट्रिक करंट एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये जो थे टेम्परेचर, ये फंडामेंटल क्वांटिटी थी। अब बाकी फिजिकल क्वांटिटीज हम इनके बेस पे ही डिराइव करते हैं। तो आज हमारा ये मेन मोटो रहेगा कि हम किस प्रकार से डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं। तो डायमेंशनल फॉर्मूला का मतलब क्या होता है? डायमेंशनल फॉर्मूला हमें यह बताता है कि किसी भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को आपने फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में लिखा है तो कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी बार यूज की है, मल्टीप्लाई की है, डिवाइड की है, वो सारा का सारा आपको उस फॉर्मूला से पता चल जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला से। ठीक है, तो अगर हम चले स्टार्ट करें एक बार, तो उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं दोस्तों, हमने ये ध्यान रखना है कि कुछ हम सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन देंगे। जैसे जब भी हम लेंथ की बात करेंगे तो लेंथ जो है उसको हम बच्चों कैपिटल एल से लिखेंगे। जहां भी लेंथ का जिक्र आएगा, जो लेंथ की रिप्रेजेंटेशन आएगी वो कैपिटल एल की आएगी। मास की जो रिप्रेजेंटेशन आएगी, मास की रिप्रेजेंटेशन आएगी बच्चों कैपिटल एम, और टाइम की रिप्रेजेंटेशन आएगी कैपिटल टी। किस तरह से हम इसको दिखा सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं? एल है, एम है, टी है। टी टाइम, एम मास, एल क्या है? लेंथ। अब एल लेंथ ध्यान रखना है, जहां पर भी आप किसी मेजरमेंट कर रहे हो किसी लेंथ की, तो वहां पर बच्चों हम इसको यूज करेंगे। ठीक है, जैसे लेंथ है, ब्रेड्थ है, हाइट है, विड्थ है, रेडियस है, डिस्प्लेसमेंट है और वेवलेंथ है, मतलब जो भी लेंथ का फैक्टर है, रेडियस है, सरकमफ्रेंस है, डायामीटर है, इन सभी को हम एल से लिखेंगे। इन सबको किसे लिखेंगे? एल से लिखेंगे। डेप्थ हो, हाइट हो, जो भी है, मतलब जहां पर हम लेंथ मेजरमेंट का पैरामीटर यूज कर रहे हैं उन सभी को हम किसे लिखेंगे? कैपिटल एल से लिखेंगे। बस इसी पर थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। टाइम तो टी से लिखते हैं हम और मास को एम से लिखते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं बच्चों शुरू से। सबसे पहले हम करें, अगर आपसे कोई कहे एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला बताओ, फटाफट नोट करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। एरिया होता क्या बच्चे? एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ को भी मैंने बताया था, लेंथ को किसे लिखोगे आप? कैपिटल एल से, और ब्रेड्थ को भी किसे लिखोगे? कैपिटल एल से। कैपिटल एल इंटू कैपिटल एल, ये आ गया बच्चों एल स्क्वायर, एल स्क्वायर।
इस फॉर्मूले में कहीं भी मास नहीं आया और कहीं भी टाइम नहीं आया है, तो मास का जो डायमेंशन होगा, मास का डायमेंशन कितना होगा यहाँ पर 0, टाइम का डायमेंशन भी क्या होगा 0, लेकिन एल का डायमेंशन कितना होगा 3 होगा। अब बात समझ में आई ना। तो हमने एरिया को बनाने के लिए, एरिया का जो फिजिकल क्वांटिटी हमने डिराइव की है, उसमें हमने लेंथ फंडामेंटल क्वांटिटी को 2 बार यूज किया है, इसलिए इसकी पावर कितनी आ गई बच्चों, 2 आ गई। एरिया के बाद क्या आएगा, वॉल्यूम, वॉल्यूम, वॉल्यूम आ जाएगा बच्चों लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, इसको लिखोगे आप L इंटू एल इंटू एल, दैट इज L क्यूब, वॉल्यूम। उसके बाद डेंसिटी, डेंसिटी को लिखेंगे बच्चे मास बाई वॉल्यूम। आप देखो मास आ गया यहां पर, तो वॉल्यूम का मास का फॉर्म डायमेंशनल सिंबल कैपिटल M, वॉल्यूम L क्यूब ऊपर आ गया है, तो इसलिए यहां निकालने की जरूरत नहीं बच्चे, इसको डायरेक्ट लिखो नीचे, तो दैट इज L क्यूब। और जो पावर या जिस फंडामेंटल क्वांटिटी को नीचे डिवाइड किया उसको आप ऊपर ले आइए, तो उसको माइनस नोटेशन दे देंगे नंबर की, तो -3। दिस इज द डायमेंशन ऑफ फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी के बाद अगर मोमेंटम की हम बात करें, मोमेंटम से पहले बच्चों अगर स्पीड देख ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। स्पीड का और वेलोसिटी का एक ही आएगा बच्चों, याद रखें स्पीड और वेलोसिटी का एक ही आएगा। इसको अमूमन स्पीड को हम लिखते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस है L और टाइम कितना बच्चों T है, तो इसको लिख देंगे L T - 1। यानी यहां L का यूज हमने स्पीड का फॉर्मूला डिराइव करने के लिए L का यूज फंडामेंटल क्वांटिटी का एक बार हुआ है, टाइम का यूज भी एक बार हुआ है। बशर्ते आप ये नहीं कहोगे टाइम का यूज -1 टाइम हुआ, नो, टाइम का यूज भी एक बार हुआ है। वो अलग बात है कि हमने वो टाइम में डिवाइड किया था, इसलिए हमने उसको T - 1 में रिप्रेजेंट कर दिया। इसी प्रकार है बच्चों नेक्स्ट है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आएगा, एक्सेलरेशन होता है स्पीड रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, आमतौर पर बोलते हैं इसको। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब हो जाता है स्पीड बाय टाइम या वेलोसिटी बाय टाइम, वो आगे हम पढ़ेंगे उस पर टाइम, बस यहां फॉर्मूला ध्यान रखें। स्पीड का भी अभी निकाला है LT - 1, टाइम का बच्चों T होता है, तो ये आ जाएगा LT - 2। इसके बाद आएगा बच्चों मोमेंटम। मोमेंटम, मोमेंटम आ जाएगा मास इंटू वेलोसिटी। मास आ गया बच्चों कैपिटल M, वेलोसिटी आ जाएगी LT - 1। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम। इसके बाद बच्चों फोर्स, फोर्स कहिए, थ्रस्ट कहिए, वेट कहिए, वेट कहिए, टेंशन कहिए, इन सब का मतलब सेंस ऑफ फोर्स से ही है। फोर्स है, वेट है, थ्रस्ट है, टेंशन है। ये थ्रस्ट, वेट और टेंशन फोर्स के ही टाइप है। फोर्स एक हम जो वर्ड यूज करते हैं वो कॉमन वर्ड और ब्रॉड लेवल पे हम यूज कर लेते हैं। तो फोर्स का फॉर्मूला आमतौर पर बच्चे आप पढ़ते हैं F = M में होता है। M का फॉर्मूला कैपिटल M होगा, एक्सेलरेशन आपको पता है LT - 2 आएगा। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फोर्स, थ्रस्ट, वेट एंड टेंशन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है फोर्स के, ये आ गया। फोर्स के बाद अगर हम देखें बच्चे आगे एक्सेलरेशन और है, एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको आप G लिखते हो। 9th क्लास में भी आपने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ा होगा। उसका फॉर्मूला और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला एक ही आता है, तो इसलिए आप इसको इस तरह से लिख सकते हो। फोर्स ये आगे। फोर्स के बाद अगर हम देखें नेक्स्ट सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, टेंशन अलग टर्म है बच्चों, सरफेस टेंशन अलग टर्म है। सरफेस टेंशन होता है बच्चों फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया MLT - 2 डिवाइड बाय लेंथ, लेंथ से लेंथ कैंसिल आउट होगी, तो आ जाए ML0 T - 2। यहां पर आप L0 चाहे ना भी दिखाओ, MT - 2 लिख दो। जैसे एक्सेलरेशन में हमने LT - 2 लिख दिया, मास नहीं था, तो आप M0 LT - 2 लिख सकते हो, या आप इसको बच्चों ML0 T - 2 लिख सकते हो। L खत्म कर दो, MT - 2 लिख देंगे। यानी सरफेस टेंशन में L डायमेंशन है वो गायब हो गया, L का डायमेंशन नहीं रहेगा, L का डायमेंशन 0 आ जाएगा। सरफेस टेंशन के बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं, सरफेस टेंशन के बाद हम बात करें बच्चों प्रेशर। प्रेशर, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, थ्रस्ट अपॉन एरिया बोलते हैं आमतौर पर इसको, थ्रस्ट अपॉन एरिया। थ्रस्ट और फोर्स का डायमेंशनल एक जैसा था फॉर्मूला, दैट इज MLT - 2। एरिया का क्या बच्चों L², ये आ जाएगा ML - 1 T - 2। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला प्रेशर। यूनिट होती है प्रेशर की पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और फोर्स यूनिट होती है बच्चों न्यूटन। इस प्रकार से हम यहाँ अलग अलग फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो ये आ गया बच्चों प्रेशर। प्रेशर के बाद एक आता है बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, 10th क्लास में पढ़ा है आपने, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम। ऊपर भी स्पीड का डायमेंशन, नीचे भी स्पीड का डायमेंशन, तो इस क्वांटिटी को हम क्या कहेंगे बच्चों, डायमेंशनलेस कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, डायमेंशनलेस। एक फिजिकल क्वांटिटी होती है स्ट्रेन, ये भी डायमेंशनलेस होती है। स्ट्रेन का मतलब क्या होता है एक्चुअल में, कि एक बॉडी को अगर आपने कोई स्ट्रेचेबल बॉडी है उसको आपने खींच दिया, मान लो पहले उसकी लेंथ इतनी थी और खींच के यहां ले आई, तो स्ट्रेन को डिफाइन करते हैं कि कितना लेंथ में चेंज आया, पहले इतनी थी अब इतनी होगी, तो चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो ऊपर भी लेंथ का डायमेंशन, नीचे भी लेंथ का डायमेंशन, क्या आ जाएगा, m0 l0 t-1। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेन। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो है डायमेंशनलेस है, स्ट्रेन भी क्या है बच्चों, डायमेंशनलेस है। और बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो डायमेंशनलेस है, वो आगे हमें मिलती रहेंगी, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें वर्क, वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा, एनर्जी, ठीक है ना, वर्क एनर्जी। और एनर्जी में क्या क्या आ जाएगा मुझे, काइनेटिक एनर्जी, जिसका फॉर्मूला mgh होता है, सॉरी हाफ mv², हाफ mv²। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी होगा mgh। वर्क और एनर्जी, जिसको आप वर्क को फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हो, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा मुझे, m फोर्स का होता है mlt-2 और डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे l से, तो एक l और बढ़ गया ml2t-2। कोई भी एनर्जी हो, चाहे काइनेटिक एनर्जी चाहे पोटेंशियल एनर्जी, आप निकाल के देख लो, mlt-2 आएगा, ml2t-2। m का होगा कैपिटल M, वेलोसिटी का होता है lt-1, इसका स्क्वायर कर दो, l2t-2 आ जाएगा। मास का कैपिटल M, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, lt-2, h कितना बचे l, तो l फिर यहां दो बार आ गया t-2। पावर, पावर का फॉर्मूला होता है वर्क बाय टाइम, वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क को लिखते बच्चे ml2t-2, वर्क जो भी है, डिवाइड बाय टाइम, टाइम नीचे तो ऊपर जाके पावर एक और कम हो जाएगी, तो इसमें इसमें फर्क क्या आएगा, ml2t-3। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पावर। तो पावर के बाद हम आते हैं आगे, और डायमेंशनल फॉर्मूला अगर देखें उसे ध्यान से आप, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट याद होगा 9th क्लास में पढ़ा होगा बच्चों आपने, F इज इक्वल टू, फर्स्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया है, g m1 m2 डिवाइड बाई r²। तो हमें g का निकालना बच्चों, तो g तो इधर रख लो, r² ऊपर ले जाओ। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है mlt-2। मास दोनों नीचे चले जाएंगे, दो मास का मतलब बेटे m², और r² ऊपर चला जाएगा, दैट इज l²। तो ये जो डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा बच्चे, ये आ जाएगा m-1, नीचे 2 है ऊपर 1 है, l3 एंड t-2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। इस तरह से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। इसके बाद आगे है कुछ बेसिक सी छोटी छोटी टर्म्स है बच्चे, जैसे एंगल, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बार यूज होता है। एंगल होता है बच्चे आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। आर्क मतलब आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, तो लेंथ ऑफ आर्क मतलब लेंथ है l, और रेडियस भी बच्चों क्या है, l है, तो l बाई l, अगेन न्यू फिजिकल क्वांटिटी हैविंग नो डायमेंशनल फॉर्मूला। लेकिन ध्यान रखें बच्चे, जैसे यहां पर हमने स्ट्रेन पढ़ा था और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा था, स्ट्रेन की और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती, इसकी भी कोई यूनिट नहीं होती। तो ये ऐसे ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है और कोई भी यूनिट नहीं है। लेकिन एंगल एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है, लेकिन इसकी यूनिट क्या होती है बच्चों, रेडियन होती है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कॉपी पेन लेके आप नोट कर सकते हो, क्या है वो पॉइंट, वो ये पॉइंट है बच्चों, ऐसी कोई फिजिकल क्वांटिटी जिसकी यूनिट नहीं है, तो ये गारंटी है बेटे उसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी नहीं होगा। यानी ऐसा नहीं हो सकता, ए फिजिकल क्वांटिटी हैविंग नो यूनिट मे हैव डायमेंशन, नो। अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी के पास यूनिट नहीं है, उसकी कोई यूनिट नहीं है, तो पक्की बात है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी नहीं होगा। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप नोट कीजिए, कोई एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है जिसकी यूनिट तो हो लेकिन डायमेंशनल फॉर्मूला ना हो। ये आपके सामने देखिए आप, एंगल की यूनिट क्या है, रेडियन, लेकिन डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है बच्चों उसका, m0 l0 t0, यानी डायमेंशनलेस है। इसके बाद एंगल के बाद आते हैं बच्चे हम फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी
एक होता है बच्चों टाइम पीरियड। टाइम या टाइम पीरियड, टाइम ही है ना वो, तो टाइम पीरियड का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, टाइम क्या होता है। फ्रीक्वेंसी होती है 1 अपॉन टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड को टी से लिखते हैं हम। तो ना तो इसमें मास आया ना इसमें लेंथ आई, केवल टाइम आया है तो t-1 कर देंगे, L0 t-1, और इसको बोलेंगे बेटे हम यूनिट बोलेंगे इसकी पर सेकंड, या यूनिट आ जाएगी इसकी हर्ट्ज। इसको हर्ट्ज नाम देंगे हम, हर्ट्ज साइंटिस्ट के नाम से इसका नाम दिया गया। तो यूनिट क्या है इसकी, पर सेकंड। डायमेंशनल फॉर्मूला m0 L0 t0। दिस इज फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट है बच्चों एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। लीनियर वेलोसिटी होती है बच्चों, जैसे यहां पर स्पीड था, अगर हम यहां वेलोसिटी लिखते तो जो लीनियर वेलोसिटी होगी, लीनियर वेलोसिटी आएगी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, लीनियर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। और यहां जो एंगुलर वेलोसिटी आएगी वो आएगी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता m0 L0 t0, जबकि टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला बच्चे क्या होता है, t होता है। तो यहां से भी अगर आप इसको निकाल लेंगे m0 L0 t-1, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। यूनिट फिर से क्या आएगी इसकी इसकी यूनिट ध्यान से देखें आप, इसकी यूनिट जैसे आप यहां देखो, इन दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला बच्चों सेम है। देखिए m0 L0 t-1, m0 L0 t-1, लेकिन जरूरी नहीं है कि उनकी यूनिट सेम होंगी। इसकी यूनिट क्या है, पर सेकंड, लेकिन इसकी यूनिट क्या आएगी बच्चे, इसकी यूनिट आएगी रेडियन पर सेकंड। रेडियन पर सेकंड इज द यूनिट, ठीक है ना, ध्यान रखें बात। एक और नई बात आई ना, देखो ऐसा हो सकता है कि दो फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन सेम हो, बट जरूरी नहीं है उनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है तो उनकी यूनिट भी सेम आएंगे। देखिए यहाँ यूनिट पर सेकंड और यहाँ कितनी है, रेडियन पर सेकंड। उसके बाद बच्चों एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी, इसको आप ओमेगा से लिख सकते हो, एंगुलर वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी हम कहें तो ज्यादा अच्छा होगा। तो एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम, एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया बच्चों t-1। टाइम नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, यह आ जाएगा m0 L0 t-2, एंड द यूनिट इज रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। इसके बाद नेक्स्ट है एंगुलर एक्सेलरेशन के बाद एक इंपॉर्टेंट है बच्चे, बार बार आप उसको यूज करेंगे, वेलोसिटी ग्रेडियंट। आप कुछ ऐसे फॉर्मूला बताऊंगा जिनकी यूनिट आपको न्यूमेरिकल्स वगैरह में कहीं पड़ेगी। एक बात है बच्चा, आप जब आप बुक देखेंगे उस बुक में काफी सारे आपको डायमेंशनल फॉर्मूला मिलेंगे, लगभग 150 के आसपास मिलेंगे, लेकिन हमने फिलहाल उनको करने की जरूरत नहीं है। 12th करते करते हर एक फिजिकल क्वांटिटी आपके नीचे से निकलेगी, हर एक फिजिकल क्वांटिटी। तो यहाँ स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है कि कहीं सभी को रट्टा मारना शुरू कर दो आप। हम यहाँ केवल 40-45 ऐसी फिजिकल क्वांटिटी का डिस्कशन करेंगे जो हमारी अप्रोच में रहेंगी इस चैप्टर में, और जहां भी एक नया फॉर्मूला आएगा हम उसको उसी टाइम बता भी देंगे आपको, ठीक है ना। तो ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, जो फॉर्मूलाज हम कर रहे हैं केवल उन्हीं के ऊपर से क्या कीजिए आप फोकस करना है, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ से भी आपको वही काम आएंगे। तो नेक्स्ट मैं बता रहा था वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब जब भी कोई ग्रेडियंट वर्ड का हम यूज करते हैं, इट मींस देयर विल बी चेंज इन ए फिजिकल क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू हाइट और लेंथ और डिस्टेंस। डिस्टेंस के वेरी करने से, डिस्टेंस के चेंज होने से, जैसे मैं कहता हूं हम यहां खड़े हैं ग्राउंड पे मैदानी इलाकों में, यहाँ टेम्परेचर कुछ और है, जैसे जैसे मैं पहाड़ी एरिया बढ़ता जाऊंगा तो टेम्परेचर क्या बच्चे कुछ और आता रहेगा, चेंज होता रहेगा, यानी हाइट के साथ टेम्परेचर में कुछ ना कुछ वेरिएशन आ रहा है। इसी प्रकार प्रेशर में है, जैसे आप यहाँ खड़े हो प्रेशर कुछ और है, जैसे जैसे मैं सीढ़ियों के पहाड़ों में जा रहा हूँ ऊपर जाते जाते क्या होगा, प्रेशर कम होता जाएगा, यानी डिस्टेंस के साथ प्रेशर वेरी कर रहा है, उसको हम कहेंगे प्रेशर ग्रेडियंट, और इसको कहेंगे वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या आएगा बच्चों, वेलोसिटी ग्रेडियंट होगा वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम, सॉरी डिस्टेंस, वेलोसिटी डिवाइड बाय डिस्टेंस। हबल कांस्टेंट का भी कुछ इस तरह से ही हम डायमेंशन फॉर्मूला निकालते हैं। तो वेलोसिटी होगी बच्चों LT-1 डिवाइड बाय डिस्टेंस क्या होगी, L। अगेन यू नो क्या फॉर्मूला बन गया बच्चों, m0 L0 t-1। तो आप देखोगे जितने भी आप 45 या 50 फॉर्मूले बेटे आपने रिवाइज करने हैं, उनमें से बहुत सारे डायमेंशनल फॉर्मूला आपको ऐसे मिलेंगे
जो कॉमन है, बस उन फिजिकल क्वांटिटीज को आपने इकट्ठा सेट बना के लिखना है। एक बार इनको जरूर बेटा डेली आप थोड़ा सा रिवाइज करें ताकि न्यूमेरिकल वगैरह में आपको प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर हमारा सारा का सारा न्यूमेरिकल्स पे ही होगा और हो सकता है नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पूरे चैप्टर को क्लोज कर दें। थोड़ा सा लंबा जरूर हो जाएगा वो। 3-4 टाइप की प्रॉब्लम्स इसमें आती है बच्चे, वो सारी की सारी बहुत अच्छे ढंग से हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। हो सकता है जरूरत पड़े तो एक लेक्चर लगा देंगे इसके ऊपर। इसी तरह वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट का फॉर्मूला आ गया n0 L0 t-1। प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट होगा बच्चों प्रेशर डिवाइड बाय लेंथ या डिस्टेंस कह दीजिए। प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला आता है बेटे m L-1 T-2 डिवाइड बाय लेंथ L। इसको लिख देंगे m L-2 T-2। दिस इज कॉल्ड प्रेशर ग्रेडियंट। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा प्रेशर ग्रेडियंट के बाद काफी और बेसिक क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी हमारे सामने आएंगे, उनको हम साथ साथ में डिस्कस करते रहेंगे। कोई कोशिश करेंगे कोई फार्मूला ऐसा टिपिकल फार्मूला ना छूटे जिससे आपको दिक्कत आए। अगर फिर भी कोई ऐसा फार्मूला है वैसे आप कमेंट बॉक्स में उस फार्मूले से रिलेटेड कोई भी क्वेरी पूछ सकते हो, या व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, मैसेंजर पे पूछ सकते हो। मैंने लिंक सारे के सारे चैनल के साथ डाल रखे हैं, जब आप उसको ओपन करेंगे तो ठीक है ना, तो वहां पूछ सकते हो बेफिक्र होकर, किसी भी टाइम आप अपनी प्रॉब्लम डाल सकते हो। तो प्रेशर ग्रेडियंट आ गया। प्रेशर ग्रेडियंट में आते हैं प्रेशर एनर्जी, प्रेशर एनर्जी, प्रेशर एनर्जी होती है बच्चों प्रेशर मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। तो प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m L-1 T-2 और वॉल्यूम का होता है बच्चों L क्यूब। तो L क्यूब L-1 तो यहां आ जाएगा बच्चों L2 T-2। काइनेटिक एनर्जी, वर्क, पोटेंशियल एनर्जी एंड द प्रेशर एनर्जी ऑल हैविंग द सेम डायमेंशनल फॉर्मूला mL2 T-2। ठीक है ना। उसके बाद एक टर्म आती है बच्चे टॉर्क। जो टॉर्क है, टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये जो सिंबल है परपेंडिकुलर का होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स क्या है mL-2 और डिस्टेंस क्या है बच्चे L, तो दोनों को लिखोगे तो आप बन जाएगा mL2 T-2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टॉर्क। तो टॉर्क आ गया। टॉर्क के बाद लिखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये 5th यूनिट हम रोटेशनल मैकेनिक्स की पढ़ेंगे, उसमें आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। जो मास डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उन मासेस की एक एक्सिस है उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होंगी उनका स्क्वायर। तो ये आ जाएगा बच्चों मास का m और L R स्क्वायर क्या होगा बच्चों L स्क्वायर। प्रेशर क्या आपको पता है, प्रेशर का पास्कल होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यूनिट होती है। प्रेशर एनर्जी जूल होगी। टॉर्क की क्या आएगी बेटा न्यूटन मीटर आएगी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगी किलोग्राम मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट बनेगी। ठीक है, ये हो गया बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसके बाद हम नेक्स्ट जो है हमारा फॉर्मूला सरफेस टेंशन हो गया। इसके बाद आता है बच्चे एक टर्म आती है इलास्टिक कांस्टेंट। इलास्टिक कांस्टेंट, जितने भी इलास्टिक कांस्टेंट हैं मटेरियल के अंदर, जो उसके अंदर इलास्टिसिटी होती है, वो हम शेप चेंज कर देते हैं, छोड़ते फिर वापस उसी शेप में आ जाता है, उसको इलास्टिसिटी बोलते हैं। तो अलग अलग तरीके से उस बॉडी के नेचर के बारे में बताने के लिए कुछ कांस्टेंट डिफाइन किए गए जिनको इलास्टिक कांस्टेंट कहेंगे, और जिनका फॉर्मूला होता है बच्चों स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। आगे स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस होता है नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। ये जब आगे 11th में अपना पढ़ेंगे इसको यूनिट नंबर 7 में, वहां सारी चीजें पढ़ेंगे। तो फिलहाल आप ये मानिए प्रेशर और स्ट्रेस जो है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला एक जैसा ही होता है। ये भी फोर्स अपॉन एरिया होती है जो प्रेशर होता है, और ये भी क्या होता है बच्चों फोर्स अपॉन एरिया। तो स्ट्रेस का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया बच्चों प्रेशर वाला mL-1 T-2। ठीक है, और स्ट्रेन का डायमेंशन होता नहीं है। इसका मतलब इलास्टिक कांस्टेंट का, स्ट्रेस का और प्रेशर का, इन सभी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा बच्चों वो क्या आएगा एक जैसा आएगा। क्या आएगा वो एक जैसा आएगा। सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी होती है एनर्जी पर यूनिट एरिया। एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला mL-2, एरिया L2, that is m-2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सरफेस एनर्जी। इसके बाद नेक्स्ट है बेटा एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी होती है एनर्जी डिवाइड बाय वॉल्यूम। ये था एनर्जी डिवाइड बाय एरिया, ये है एनर्जी डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो mL-1 T-2, इसको एनर्जी का फॉर्मूला क्या था बच्चों mL2 T-2।
और वॉल्यूम का होता है L क्यूब, तो ऊपर L2 है, नीचे L3 है, तो ऊपर जाके L-1 हो जाएगा। दिस इज टर्म्ड एज एनर्जी डेंसिटी, इसको हम एनर्जी डेंसिटी के रूप में लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इंपॉर्टेंट है बच्चों, कई बार आता है और कई बार बच्चों को इसका फॉर्मूला ध्यान नहीं रहता है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी ये फ्लूइड की प्रॉपर्टी है बच्चों। फ्लूइड जो फ्लो करता है तो फ्लूइड अपनी जो लेयर है उसकी जो रिस्पेक्टिव लेयर है फ्लो करते करते वो आपस में एक दूसरे का अपोज करना शुरू कर देती है। जैसे फ्रिक्शन, एक्सटर्नल फ्रिक्शन नहीं करता हम चलते हैं, तो इसी प्रकार से लिक्विड की लेयर भी आपस में अपोज करती है, उसको विस्कोसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको पढ़ेगा वहां पर अच्छे से, लेकिन यहाँ डायमेंशनल फॉर्मूला हमें बार बार जरूरत पड़ेगी, तो वो जरूर हमें पता होना चाहिए। तो किसी भी दो लिक्विड की जो लेयर है ना, उनके बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स है, विस्कस फोर्स है, और किस किस पर डिपेंड करता है? देखो, एक डिपेंड करता है वो उनके बीच के लेयर के एरिया के ऊपर, और एक डिपेंड करता है बेटे वेलोसिटी ग्रेडियंट के ऊपर, dv बाई dx। ये इसको v बाई x भी लिख सकते हो, वेलोसिटी ग्रेडियंट जो हमने वर्ड किया है, वेलोसिटी बाई डिस्टेंस, तो इसको v बाई x भी लिख सकते हो। d का मतलब, dv का मतलब बेटे चेंज इन वेलोसिटी, और dx का मतलब चेंज इन लेंथ है। ये d कोई यहां पर फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, और इसके प्रोपोर्शनलिटी में आता है बेटे ईटा कांस्टेंट। दिस इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला mlt-2, एरिया चला गया बच्चों नीचे, दैट इज L स्क्वायर, वेलोसिटी ग्रेडियंट भी नीचे चला जाएगा, वो आ जाएगा T-1 वेलोसिटी ग्रेडियंट का। इनको जब सोल्व आउट करेंगे तो आगे बच्चे m(L-1 T-1), यूनिट आएगी इसकी डेकापोइज या पॉइज या पास्कल सेकंड। वेरी इंपॉर्टेंट, पास्कल सेकंड इज द यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, यहां से आप देख सकते हो। तो देखो ईटा का यूनिट निकालना है ना, तो एरिया चला गया उधर, तो फोर्स अपॉन एरिया बन गया पास्कल, और dv बाई dx की यूनिट होती है पर सेकंड, तो उधर जाके हो जाएगा बेटे सेकंड, तो पास्कल सेकंड इज द यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। एक टर्म और कई बार बच्चे हम यूज करते हैं, एक होता है E इज इक्वल टू सिग्मा t रेज टू पावर 4, ठीक है, सिग्मा t रेज टू पावर 4। ये एक स्टीफन्स लॉ है, स्टीफन्स लॉ, और स्टीफन्स ने एक लॉ ये दिया था कि कोई भी बॉडी का टेम्परेचर अगर ज्यादा है, काफी ज्यादा टेम्परेचर है किसी बॉडी का, तो वो बॉडी पर सेकंड और पर यूनिट एरिया जो एनर्जी रिलीज करेगी या लॉस करेगी एनर्जी का, वो उस बॉडी के टेम्परेचर की फोर्थ पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, एक बॉडी का टेम्परेचर T है और एक दूसरी बॉडी है उसका टेम्परेचर 2T है, तो कौन सी बॉडी का एनर्जी लॉस ज्यादा होगा और कितने गुना होगा? तो जिसका टेम्परेचर डबल है ना, तो 2 की पावर 4 16 टाइम्स, तो वो बॉडी 16 टाइम्स ज्यादा एनर्जी लॉस करेगी पहले से, ठीक है। और सिग्मा जो बेटा वो स्टीफन कांस्टेंट है, तो क्या आएगा, ये आ जाएगा E। जो ये E है ना, ये एनर्जी नहीं है, ये है एनर्जी पर सेकंड पर यूनिट एरिया। रिमेंबर दैट, एनर्जी पर सेकंड पर यूनिट एरिया। तो E क्या है, इसको कोई दूसरा सिंबल देना चाहते हो बेटा दे दीजिए, I दे दीजिए, क्योंकि E तो हमने एनर्जी लिखा ना, तो I क्या है, एनर्जी, I क्या है, एनर्जी पर सेकंड पर यूनिट एरिया। सिग्मा का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, और T की पावर 4 चला जाएगा बच्चों नीचे। याद रखें, ये T टेम्परेचर है, ये T क्या है, टेम्परेचर, और ये T क्या है, टाइम है। तो यहां फॉर्मूला क्या बना, एनर्जी का फॉर्मूला आता है mL2T-2, T नीचे, ये चला गया बच्चों ऊपर, ऊपर जाके हो गया -3 mL2T-3, नीचे एरिया L स्क्वायर, L स्क्वायर से L स्क्वायर कट जाएगा, नीचे टेम्परेचर, टेम्परेचर को K से लिख सकते हो, केल्विन इसको सिंबल लिखते हैं, तो K की पावर 4 बन जाएगा। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा बच्चों MT-3 K-4, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा। एक होता है रिनोल्ड नंबर, रिनोल्ड नंबर, ठीक है, एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर, ये डायमेंशनलेस होते हैं बच्चों, कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला इनका नहीं होता, हैविंग नो डायमेंशन, ठीक है ना। उसके बाद और कोई फॉर्मूला अगर हमें लगता हो कि सर ये भी हमें एक बार रिवाइज करवा दें तो बहुत अच्छा है, ताकि हम नेक्स्ट उसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। तो कोई अगर फिर भी बच्चे कोई जिस टाइम आएगा ना साथ साथ में, हम उस टाइम भी उसको साथ साथ में रिवाइज कर लेंगे, लेकिन हम आपका यही काम होगा फिलहाल कि इन फॉर्मूलाज को बहुत अच्छे से आप रिवाइज करेंगे, ठीक है। अब एक बार कॉपी पेन लेके, अभी कॉपी पेन लीजिए, बैठिए आप, और जो मैं लास्ट में बात कर रहा हूँ उनको भी थोड़ा ध्यान से नोट करें। एक बात तो बच्चों देखो, आपने यहाँ ये नोट की कि ये जरूरी नहीं है कि जिस यूनिट की, जिस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट होगी तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। एंगल इसका एग्जांपल है,
और ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट ना हो और डायमेंशनल फॉर्मूला हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये बात आपने ध्यान रखनी है, ठीक है, क्लियर होगी बात। नेक्स्ट पॉइंट और इंपॉर्टेंट पॉइंट है नेक्स्ट, हम डायमेंशनल फॉर्मूलाज के बेसिस पे फिजिकल क्वांटिटीज को 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, 4 कैटेगरी में। अब नोट करें आप कौन कौन सी 4 कैटेगरी। पहली डायमेंशनल वेरिएबल, डायमेंशनल वेरिएबल क्या बोला पहला मैंने, डायमेंशनल वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब जो टाइम के साथ, डिस्टेंस के साथ, मतलब जो पैरामीटर लगातार वेरी कर रहे हो, उनको बोलते हैं डायमेंशनल वेरिएबल। प्रेशर, टेम्परेचर, एरिया, वॉल्यूम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स, ये सारे के सारे वेरिएबल्स हैं। और मैंने आगे बढ़ रहा डायमेंशनल वेरिएबल। तो डायमेंशनल वेरिएबल क्या होंगे, वो वेरिएबल जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, दोज वेरिएबल हैविंग द डायमेंशनल फॉर्मूला नोन एज डायमेंशनल वेरिएबल। तो कैसे एग्जांपल होंगे बहुत सारे, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, एरिया, ठीक है, और मोमेंटम, फोर्स, वेलोसिटी, वेट, टेंशन, सरफेस टेंशन, प्रेशर, सारे के सारे ये उसी में आगे बचे। सेकंड है डायमेंशन लेस वेरिएबल, ऐसे वेरिएबल्स जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। कोई एग्जांपल बताइए, ऐसे वेरिएबल्स जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता, उनको बोलते हैं डायमेंशन लेस वेरिएबल। स्ट्रेन इसका एग्जांपल देखिए आप, कहां लिखा था हमने, कहीं ना कहीं स्ट्रेन आया है। स्ट्रेन एक ऐसा वेरिएबल बच्चों जो डायमेंशन लेस है, जिसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है, क्लियर। और भी बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे आपको जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं आता है। एंगल है, एंगल का डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। उसके बाद तीसरा है डायमेंशनल कांस्टेंट, मतलब ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो कभी टाइम के साथ वेरी नहीं करती है, किसी पैरामीटर पे वेरी नहीं कर रही है, वो कांस्टेंट है, फिक्स वैल्यू है उनकी, और डायमेंशनल फॉर्मूला भी होता है, ठीक है ना। तो डायमेंशनल कांस्टेंट वो फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग डायमेंशनल फॉर्मूला एंड एज वेल एज रिमेन्स फिक्स्ड और कांस्टेंट। जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला है, देखो ये रहा, और ये वैल्यू क्या है बच्चों, फिक्स भी है। ये वैल्यू क्या है, फिक्स भी है। गैस कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला भी होगा, और उसकी जो है वैल्यू भी क्या होगी बच्चों, कांस्टेंट होगी, फिक्स होगी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक सर्टेन हाइट तक अगर हम कहें, फिक्स वैल्यू अगर माने इसकी सर्टेन हाइट तक, हालांकि प्लेस टू प्लेस बच्चे वेरी कर जाती है, लेकिन गिवन पर्टिकुलर प्लेस पे अगर हम यहाँ करें बात, जो हम लोकेलिटी में जो बात करते हैं, तो वहां हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगभग कांस्टेंट रहता है, तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा m0LT-2। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कांस्टेंट रहेगी हमेशा, और फार्मूला क्या होगा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम का, m0LT-1, जो स्पीड का होता है वही आ जाएगा। और लास्ट इट इज डायमेंशन लेस कांस्टेंट, ऐसे कांस्टेंट वो क्वांटिटीज हैविंग नो डायमेंशन, कांस्टेंट भी है और डायमेंशन भी नहीं है। लास्ट में दो फार्मूले आपके सामने लिखे हुए हैं, रेनॉल्ड नंबर एज वेल एज एवोगैड्रो नंबर, तो एक कैटेगरी बच्चों ये आ जाएगी, क्लियर। इसके बाद अगला जो हमारा पार्ट रहेगा बच्चे, इसमें एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूलाज, दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा जो चैप्टर का होगा। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही होगा कि हम किस प्रकार से डायमेंशनल फॉर्मूला जो हम यूज करेंगे, कहां कहां यूज कर सकते हैं, कौन कौन सी एप्लीकेशंस है। तो बच्चों हम 4 एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, उनके बेसिस पे न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट हम जब करेंगे लास्ट में। पहली जो एप्लीकेशन हम डिस्कस करेंगे कि हम एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं एक बार और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो आपने डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा है तो वो यूनिट वहीं से निकल आएगी बच्चों आमतौर पर उनकी, ठीक है ना। तो डायमेंशनल फॉर्मूला याद होगा तो वो यूनिट भी आपको याद ही हो जाएगी। एक सिस्टम ऑफ यूनिट को हम दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कैसे कन्वर्ट करेंगे यूजिंग डायमेंशनल फॉर्मूला, वो बड़ी हेल्प करता है हमारी। दिस इज द फर्स्ट। सेकंड, हम एक फिजिकल क्वांटिटी अगर किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रही है, डिपेंडेंस है, तो हम उनके बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं कि ये फिजिकल क्वांटिटी किस किस पावर पे डिपेंड करती है और कैसे वेरी करती है, यूनिवर्सली है, डायरेक्टली है, वो रिलेशन हम निकाल सकते हैं। तीसरा जो हम यहाँ केस करेंगे वैसे, तीसरा जो इसकी एप्लीकेशन होगी वो होगी, हम ये पता कर सकते हैं कि फॉर्मूला जो हमें दिया हुआ है, कोई गिवन फॉर्मूला, वो करेक्ट है या नहीं है डायमेंशनली। रिमेंबर दैट एक्चुअली न्यूमेरिकली और वो सारा का सारा तो देखो डायमेंशन से नहीं बताते, जब हम लिमिटेशन करेंगे बताएंगे उसमें, लेकिन डायमेंशनली ये जरूर चेक कर सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में जो फिजिकल क्वांटिटी है जो उसका डायमेंशन, और राइट हैंड साइड में जो फिजिकल क्वांटिटी है, क्या उनके डायमेंशन सेम है। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज हाउ टू फाइंड आउट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अननोन फिजिकल क्वांटिटी। मान लिया एक इक्वेशन दे रखी है और उस इक्वेशन में एक फिजिकल क्वांटिटी ऐसी है जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं पता, बाकी क्या पता है आपको, तो आप वहां से उस फॉर्मूले को निकाल सकते हैं यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है, वो ये कहता है बच्चे कि लेफ्ट हैंड साइड में कोई फिजिकल क्वांटिटी है उसका डायमेंशन, और राइट हैंड साइड में उसको आपने फिजिकल रिलेशन में कोई लिखी है फिजिकल क्वांटिटी, उनका डायमेंशन सेम होगा, पहली बात। दूसरी बात, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है
कि हमेशा वही फिजिकल क्वांटिटी ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती है जिनका डायमेंशन सेम होगा। पॉइंट टू बी नोटेड, केवल वही फिजिकल क्वांटिटी को आप क्या कर सकते हो बेटे, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा, अदरवाइज नहीं कर सकते। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। और लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन राइट हैंड साइड के डायमेंशन के इक्वल होना चाहिए, तभी हम दोनों फिजिकल क्वांटिटी को आप बराबर रख सकते हो। और सेम जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, लेंथ में लेंथ ही जुड़ेगी, लेंथ के अंदर टाइम नहीं जुड़ सकता कभी भी, ना लेंथ में से टाइम घटा सकते हो। 2 घोड़े प्लस 2 गधे, आप ये नहीं कह सकते कि इक्वल टू 4 गधे या इक्वल टू 4 घोड़े, नो, क्योंकि दोनों अलग अलग नेचर है, दोनों का दोनों अलग नेचर फिजिकल क्वांटिटीज है। तो मैं जस्ट एक सिंपल सा एग्जांपल वैसे दिया है आपको। तो यहां बच्चों ये बात आपने ध्यान रखनी है कि लेंथ में लेंथ जुड़ेगी, टाइम में टाइम जुड़ेगा और प्रेशर में प्रेशर जुड़ेगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में एक बात और मैं आपसे शेयर करना चाहूँ, तो ये क्योंकि आगे जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए लास्ट में इस बात का ध्यान रखिए बेटे। अगर आप एल लेंथ में एल जोड़ोगे, लेंथ जोड़ोगे, तो बच्चों हमें लेंथ ही मिलेगी। इसको 2L नहीं लिखना है आपने, कहीं कह दो कि L प्लस L इज इक्वल टू 2L, नो, मैंने L कोई नंबर नहीं लिखा है यहां पर, या L कोई आपका एल्जेब्रिक फंक्शन का वेरिएबल नहीं लिखा है मैंने L लेंथ लिखा बच्चे, और ये L भी क्या है, लेंथ है। यहां पर ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि लेंथ में अगर लेंथ जोड़ोगे तो बच्चों लेंथ ही मिलेगी आपको। समझ में आई बात? इसी प्रकार अगर मैं लेंथ में से लेंथ घटाऊंगा ना, तो भी आपको लेंथ ही मिलेगी, कहीं उसको भी 0 कर दो आप, L माइनस L 0 कर दो। मैं फिर कह रहा हूं, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि लेंथ में से लेंथ जोड़ोगे तो लेंथ मिलेगा, लेंथ में लेंथ घटाओगे तो लेंथ मिलेगा, टेम्परेचर में टेम्परेचर जोड़ोगे टेम्परेचर मिलेगा। लेंथ को टाइम से डिवाइड कर सकते हो, लेंथ को टाइम से मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन लेंथ को टाइम में ऐड नहीं कर सकते। मल्टीप्लाई डिवीजन अलग चीज है, वो तो हमने कोई फिजिकल क्वांटिटी और बन जाएगी कोई नहीं, लेकिन ऐड नहीं कर सकते बच्चे, ये बात आपने ध्यान रखनी है। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा इनके न्यूमेरिकल बेसिस पे होगा, इसको अच्छे से तैयार करें बच्चे। जब मैं उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे तो आप सभी बच्चों को ये डायमेंशनल फॉर्मूला तकरीबन ध्यान रहेंगे। एक और बात, अगर कोई इसके अलग भी कोई डायमेंशनल फॉर्मूला आपको अलग सा लगता है, समझ में नहीं आया है, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या मैसेंजर पे आप मैसेज छोड़ दें, उसका उसी टाइम आपको मैसेज करके जो भी आपका क्वेरीज होंगी उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं बच्चों आप समझ में आ रहा होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है, कुछ कमियां रहती हैं, प्लीज फीडबैक दीजिए ताकि उसको हम दूर कर सकें। और चैनल को बच्चों सब्सक्राइब जरूर करें, आप लाइक करें, ताकि बच्चे और भी जुड़ सके हमारे साथ और इसका फायदा उठा सके लॉकडाउन की कंडीशन का। थैंक यू वेरी मच।